इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो वाइंड अप होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन एंजाइम इनहिबिशन को हम डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ करें और आगे फर्दर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलुलर रिस्पायरेशन। व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन? ऑर्गेनिज्म एनर्जी को गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड ऑफ फूड। खाने में जो भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा उसको ब्रेक डाउन करने में एनर्जी यूज करते हैं। इस पर्पस के लिए क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीडेशन होगी फूड के अंदर। इस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। मोस्ट कॉमन फूड जो हमारे पास यूज होता है एनर्जी के लिए उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसके हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। एरोबिक वो प्रोसेस होता है जो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में परफॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट करता है एनर्जी की मैक्सिमम अमाउंट की एनर्जी रिलीज करने में हेल्प आउट करता है। ये दो फेजेस में होता है। फर्स्ट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुविक एसिड में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि वो 3 कार्बन में डिवाइड हो जाते हैं। सेकंड फेज में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है वो फिर हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी को रिलीज कर देता है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलुलर रिस्पायरेशन। व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन? ऑर्गेनिज्म एनर्जी को गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड ऑफ फूड। खाने में जो भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा उसको ब्रेक डाउन करने में एनर्जी यूज करते हैं। इस पर्पस के लिए क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीडेशन होगी फूड के अंदर। इस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। मोस्ट कॉमन फूड जो हमारे पास यूज होता है एनर्जी के लिए उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसके हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। एरोबिक वो प्रोसेस होता है जो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में परफॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट करता है एनर्जी की मैक्सिमम अमाउंट की एनर्जी रिलीज करने में हेल्प आउट करता है। ये दो फेजेस में होता है। फर्स्ट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुविक एसिड में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जो कि हमने पहले। देन वी हैव द सेकंड प्रोसेस एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसे हम कहेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगी हमेशा और रिलीज करेगी एनर्जी को। फर्स्ट फेज बिल्कुल सेम होगा जैसे एरोबिक में था, लाइक वो पहले डिवाइड होगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, जो कि हमारे पास क्या थे? 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पायरुविक किस में कन्वर्ट, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है? 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। सेकंड फेज में क्या होगा कि वो 2 फेज में प्रोसेस्ड होगा, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। देन वी हैव द सेकंड प्रोसेस एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसे हम कहेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगी हमेशा और रिलीज करेगी एनर्जी को। फर्स्ट फेज बिल्कुल सेम होगा जैसे एरोबिक में था, लाइक वो पहले डिवाइड होगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, जो कि हमारे पास क्या थे? 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पायरुविक किस में कन्वर्ट, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है? 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। सेकंड फेज में क्या होगा कि वो 2 फेज में प्रोसेस्ड होगा, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। देन वी हैव द सेकंड प्रोसेस एनारोबिक रिस्पायरेशन फर्मेंटेशन, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसे हम कहेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगी हमेशा और रिलीज करेगी एनर्जी को। फर्स्ट फेज बिल्कुल सेम होगा जैसे एरोबिक में था, लाइक वो पहले डिवाइड होगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, जो कि हमारे पास क्या थे? 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पायरुविक किस में कन्वर्ट, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है? 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। सेकंड फेज में क्या होगा कि वो 2 फेज में प्रोसेस्ड होगा, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। देन वी हैव द सेकंड प्रोसेस, ये भी हमारे पास 2 प्रोसेस में होगा, आगे फर्दर डिवाइड होगा 2 वेज में। फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया और यीस्ट में प्रेजेंट होता है, अकर होता है। पायरुविक एसिड क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस टाइप के जो भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी उसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं, पायरुविक एसिड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड वे क्या है हमारे पास कि वो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो रही है, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। और ये हमारे पास ज्यादातर स्केलेटल मसल जो ह्यूमन के होते हैं या एनिमल के होते हैं जब होता है प्रोसेस अकर, जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट होती है, बहुत कम होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा
ब्रीथिंग इशू होता है कि बहुत ज़्यादा हमारी सांस फूल रही होती है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होगी, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पाँवों में खलियाँ बन गई है, दैट्स वो हमारे पास उस टाइम लैक्टिक फर्मेंटेशन हो रही होती है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में। तो पायरुविक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसका रिएक्शन कैसे होगा कि डायरेक्ट पायरुविक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। ये भी हमारे पास दो प्रोसेस में होगा, आगे फर्दर डिवाइड होगा दो वेज में। फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया और यीस्ट में प्रेजेंट होता है, अकर होता है। पायरुविक एसिड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस टाइप के जो भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी उसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं, पायरुविक एसिड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकंड वे क्या है हमारे पास कि वो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो रही है, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, और ये हमारे पास ज्यादातर स्केलेटल मसल जो ह्यूमन के होते हैं या एनिमल के होते हैं जब होता है प्रोसेस अकर, जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट होती है, बहुत कम होती है। देन अब इस फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, वाई ये अक्सर इतना ज्यादा क्यों यूज हो रहा है और क्यों ये क्या हेल्प आउट ये कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं ये पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो हमारे पास जब अर्ली अर्थ पे, जब हमारे पास अर्थ का ओरिजिन हुआ, उस टाइम पे हमारे पास कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं थी, तो जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो यूज करते थे एनारोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस को। कुछ ऑर्गेनिज्म आज के दौर में भी लाइक कोई बैक्टीरिया है, फंजाई वगैरह है, वो एनारोब है, मतलब वो हमेशा क्या यूज कर रहे होंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही परफॉर्म कर रहे होंगे। जब ह्यूमंस इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद क्या होता है कि ह्यूमंस के मसल्स जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन को, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लो होगी। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस की बात, ये ऑक्सीजन ह्यूमंस के मसल यूज कर रहे होंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन को जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। फर्मेंटेशन किस लिए यूज हो रहा होता है, ये प्रोसेस हमारे पास यूज होगा चीज बनाने में, योगर्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में और सोया सॉस वगैरह बनाने में हेल्प आउट कर रहा है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या स्टेप वाइज इसका प्रोसेस है जिसकी बेस पे ये हो रहा है, अकर हो रहा है और किस स्टेप्स में हो रहा है। तो फर्स्ट इज इसके 3 मेन स्टेप्स है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। सो फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमारे पास अकर होता है एक साइटोप्लाज्म में, और जब भी हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन होगा 2 पायरुविक एसिड में और प्रोड्यूस क्या करेगा, 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, 2 NADH प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये दोनों में परफॉर्म हो रहा होगा, एरोबिक में भी और इनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में परफॉर्म होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या स्टेप वाइज इसका प्रोसेस है जिसकी बेस पे ये हो रहा है, अकर हो रहा है और किस स्टेप्स में हो रहा है। तो फर्स्ट इज इसके 3 मेन स्टेप्स है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। सो फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमारे पास अकर होता है एक साइटोप्लाज्म में, और जब भी हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन होगा 2 पायरुविक एसिड में और प्रोड्यूस क्या करेगा, 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, 2 NADH प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए ये दोनों में परफॉर्म हो रहा होगा, एरोबिक में भी और इनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में परफॉर्म होगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये परफॉर्म हो रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या स्टेप वाइज इसका प्रोसेस है जिसकी बेस पे ये हो रहा है, अकर हो रहा है और किस स्टेप्स में हो रहा है। तो फर्स्ट इज इसके 3 मेन स्टेप्स है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। सो फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमारे पास अकर होता है एक साइटोप्लाज्म में, और जब भी हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन होगा 2 पायरुविक एसिड में और प्रोड्यूस क्या करेगा, 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, 2 NADH प्रोड्यूस कर रहा होगा। ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। देन हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की समरी है एक फ्लो चार्ट के तौर पे फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं वो आगे फर्दर किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। 2 पायरुविक एसिड कितने होंगे, एक पायरुविक एसिड में कितने हमारे पास कार्बन होते हैं, 3 कार्बन की चेन होती है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 ATP जो है वो ADP बन रहे हैं, देन 4 ADP जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 4 ATP में इस प्रोसेस में, और 2 NAD जो है वो NADH में फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। देन सेकंड इज क्रेब्स साइकिल, ये हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा, और इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया, सर हेंस क्रेब ने, इसलिए हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH, ठीक है।
जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा ATP, NADH और FADH। देन सेकंड इज क्रेब्स साइकिल। ये हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा और इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? सर हेंस क्रेब ने, इसलिए हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में और रिलीज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और NADH। ठीक है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा? ATP, NADH और FADH। देन सेकंड इज क्रेब साइकिल। ये हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा और इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? सर हेंस क्रेब ने, इसलिए हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में और रिलीज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और NADH। ठीक है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा? ATP, NADH और FADH। देन सेकंड इज क्रेब साइकिल। ये हमारे पास माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा और इसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? सर हेंस क्रेब ने, इसलिए हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में और रिलीज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और NADH। ठीक है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारे पास कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और प्रोड्यूस क्या कर रहा होगा? ATP, NADH और FADH। देन सेकंड इज क्रेब साइकिल। ये हमारे पास पायरुविक एसिड है इसमें और ये क्रेब साइकिल के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है कोएंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल CoA में एंड देन फर्दर रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें CoA जो है वो रिलीज हो जाता है। आगे फर्दर डिफरेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफरेंट केमिकल्स बन रहे होंगे, लेकिन वो हमारी बुक का सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम इसको जर्नल वे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 3 NAD जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं 3 NADH में और कार्बन का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है और फिर रिलीज हो रही हैं चीजें। NADH जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ATP में और इसी तरह एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल FAD जो है वो इसमें स्पेसिफिकली बन रहा है जो कि NADH में कन्वर्ट हो रहा है। देन हमारे पास इसका थर्ड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा। NADH और FADH रिलीज करेंगे एनर्जी को और हाइड्रोजन के आयंस को। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ और वहां पे रिलीज करेंगे एनर्जी को। इस तरह एनर्जी जो है वो यूज होगी ताकि प्रोड्यूस किया जाए ATP को। एट द एंड क्या होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ ताकि वो वाटर बना सके। देन हमारे पास इसका थर्ड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा। NADH और FADH रिलीज करेंगे एनर्जी को और हाइड्रोजन के आयंस को। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ और वहां पे रिलीज करेंगे एनर्जी को। इस तरह एनर्जी जो है वो यूज होगी ताकि प्रोड्यूस किया जाए ATP को। एट द एंड क्या होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ ताकि वो वाटर बना सके। देन हमारे पास इसका थर्ड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा। NADH और FADH रिलीज करेंगे एनर्जी को और हाइड्रोजन के आयंस को। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ और वहां पे रिलीज करेंगे एनर्जी को। इस तरह एनर्जी जो है वो यूज होगी ताकि प्रोड्यूस किया जाए ATP को। एट द एंड क्या होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ ताकि वो वाटर बना सके। देन हमारे पास इसका थर्ड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होगा। NADH और FADH रिलीज करेंगे एनर्जी को और हाइड्रोजन के आयंस को। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ और वहां पे रिलीज करेंगे एनर्जी को। इस तरह एनर्जी जो है वो यूज होगी ताकि प्रोड्यूस किया जाए ATP को। एट द एंड क्या होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ ताकि वो इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसमें NADH जो है वो कन्वर्ट होता है NAD में और इसमें 3 ATP के मॉलिक्यूल्स 3 ATP में कन्वर्ट होते हैं, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होती है और देन वाटर रिलीज होता है इसमें से। इसी तरह FADH का मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट हो रहा है FAD में और इसमें 2 ADP बन के 2 ADP कन्वर्ट होते हैं ATP में 2 और इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, इंट्रोड्यूस होता है और देन ऑक्सीजन जो है वो वाटर जो है वो रिलीज होता है। देन ये रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज कहाँ हो रही है बॉडी में? तो ATP प्रोड्यूस करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे जो भी ATP प्रोड्यूस होते हैं वो यूज होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में, सिंथेसिस में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के, DNA रेप्लिकेशन और माइटोसिस में, ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करेंगे, नर्व इम्पल्सेस की मेंटेनेंस, बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन करने में हेल्प आउट करेंगे और बॉडी से ब्रेकडाउन और एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करेंगे।
देन ये रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज कहाँ हो रही है बॉडी में, तो एटीपी प्रोड्यूस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे। जो भी एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो यूज होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, मूवमेंट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में, सिंथेसिस में, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के, डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस में, ट्रांसमिशन में हेल्प आउट करेंगे, नर्व इम्पल्सेस की मेंटेनेंस, बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन करने में हेल्प आउट करेंगे और बॉडी से ब्रेकडाउन और एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करेंगे। देन ये रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज कहाँ हो रही है बॉडी में, तो एटीपी प्रोड्यूस करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसमें देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, जो कि हमारी बुक में चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ है। अब हमारे पास एरोबिक में प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की, राइट, और एनारोबिक में हमारे पास प्रेजेंस नहीं होती। नंबर ऑफ एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक में 36 एंड एनारोबिक में कितने होते हैं 2। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, जबकि एनारोबिक में हमारे पास या तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होगा या फिर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। लैक्टिक एसिड कब हो रहा था, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या हो रहा था, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। इसकी साइट क्या होगी हमारे पास एरोबिक की, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। एनारोबिक में हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास एरोबिक की, तो एरोबिक की क्या है कि ये मेजर सोर्स है हमारे पास एनर्जी का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, जबकि एनारोबिक में क्या है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है और ये शॉर्ट टर्म जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जब ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे यूज हो रहा होगा, और इससे हम डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, लाइक इथेनॉल, यीस्ट, etc। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो वाइंड अप होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन एंजाइम इनहिबिशन को हम डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ करें और आगे फर्दर